सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज का बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन स्वास्थ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है, इसीलिए काफी कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो क्या टॉपिक है बच्चों? टॉपिक आप लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, जिसको हम बोलते हैं बच्चों जनन स्वास्थ्य। ठीक है, क्या है ये जनन स्वास्थ्य बच्चों? है क्या? बड़ी लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ऑर्गन्स के बारे में लोग बात करने में शर्माते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर बीमारियां वगैरह होती है किसी को भी, तो एक दूसरे को लोग बताने में भी शर्माते हैं। वही बीमारी बच्चों आगे चलकर कई तरह का बच्चों बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, वो क्रोनिक या फिर वो कुछ अलग विकराल बच्चों रूप ले लेता है। इसीलिए इस चीज के बारे में मैं डिटेल्स आप लोग में बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इसमें कि इससे रिलेटेड जनन स्वास्थ्य रिलेटेड बच्चों कुछ डिजीज का नाम होगा, जैसे में गोनोरिया है, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है बच्चों, एड्स है। ये सब इतना खतरनाक जो बीमारियां हैं बच्चों, ये लोगों के अंदर होने के बाद, जिसमें एड्स के बारे में तो सुने होंगे आप लोग कि किसी को हो जाता है तो लाइलाज बीमारी इसके बारे में कहा जाता है कि किसी को और हो गया HIV वायरस की वजह से तो उसका मरना लाजमी है। ठीक है, मरना है, लेकिन थोड़ा सा उसका डे बाय डे बहुत कष्ट होता है। डे बाय डे उसका वेट लॉस होगा, तरह तरह का बीमारियां उसके बॉडी के अंदर बच्चों होगा, इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से। तो वो सब चीज के बारे में पूरा वेल एक्सप्लेन मैं करूंगा। एक सेक्शन आप लोग बात करेंगे बच्चों इसमें, और वह होगा बर्थ को कंट्रोल करने का तरीका बच्चों कौन कौन सा है। जैसे में आप लोग पता है कि जो इतना तेजी से जो ह्यूज पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है अपने देश का, सिर्फ अपने ही देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अलग अलग कौन कौन सा तरीका को फॉलो किया जाता है बर्थ को कंट्रोल करने का। आप लोगों ने एक स्लोगन सुना होगा, हम दो हमारे दो, 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो छोटा फैमिली खुशी, सुखी फैमिली जो बच्चों ये सब बोलता है। तो क्या वह कौन कौन सा बच्चों डिफरेंट वो तरीका है, वो मेथड्स है जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे बैरियर मेथड्स के बारे में, जो कॉन्डम के बारे में, वॉर्ड्स के बारे में, डायफ्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे। केमिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे, जो टैबलेट्स होता है बच्चों, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशंस का कुछ टैबलेट्स वगैरह होता है। सहेली का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो सबसे पहले CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ बनाया था, अपना देश बनाया था, उस टैबलेट्स का नाम सहेली। इसके बाद हम लोग IUD के बारे में बच्चों बात करेंगे, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, जिसके अंदर कॉपर टी और लूप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेचुरल मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे, नेचुरल कौन कौन सा मेथड है जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, इसके बाद बच्चों पीरियोडिक एब्सटेंस क्या है, और एक होता है बच्चों विड्रॉल सिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद एक और मेथड्स बच्चों आएगा, वो सर्जिकल मेथड होगा, जिसको हम लोग नसबंदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पुरुष में और महिला दोनों, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए बच्चों वो आता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, टर्म्स हम लोग बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में बच्चों एक टॉपिक होगा आप लोगों का, वह होगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, थोड़ा सा इसको एबॉर्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि जनन स्वास्थ्य का एक्चुअल डेफिनेशन होगा क्या। तो देखो बच्चों, अगर जनन स्वास्थ्य के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो याद होगा आप लोगों को, शायद आप लोग 9th क्लास से पढ़े होंगे कि जो नॉर्मल जो हेल्थ होता है ना, नॉर्मल हेल्थ स्वास्थ्य, उसका डेफिनेशन एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्या किया था, थोड़ा सा देखिए। तो अगर सिर्फ हम लोग बात करेंगे बच्चों हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के बारे में WHO के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा? तो पता है, कहता है कि इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। कौन कौन सा बच्चों कहता है? तो याद रखिएगा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कौन कौन सा? एक तो कहता है कोई भी इंसान अगर फिजिकल, दूसरी बात बच्चों मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, सोशल वेलबींग होना चाहिए।
कोई भी इंसान फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से और सोशली बच्चों कैसा है, अगर वेल बींग्स है तो हम लोग कहेंगे उसको दैट पर्सन इज हेल्दी। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अलग है और नॉर्मल हेल्थ अलग है। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डिफिनीशन के बारे में अगर आप लोग बात, क्यों बार बार एल छूट जा रहा है जी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें बच्चों क्या क्या सही होना चाहिए। आपका फिजिकल भी आप सही होना चाहिए, इसके बाद बच्चों मेंटल भी सही होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल तो ठीक है, इसके बाद इमोशनल एंड बिहेवियर। अगर कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली अगर हेल्दी होगा तो बच्चों उसका फिजिकल भी सही होना चाहिए, फिजिकल भी फिट रहे, मेंटल भी, सोशल भी, इमोशनल भी उसके अंदर होना चाहिए, इमोशन, ठीक है, इमोशनल भी वेल बीइंग होना चाहिए और बिहेवियर भी वेल बीइंग होना चाहिए, तब जाके हम लोग कहेंगे दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ओके, लेकिन बच्चों वही चीज है, जैसे मान लीजिए दो कोई भी कपल हो गया, ठीक है, अगर एक कपल को मान लीजिए अगर उसको डिजायर है कि नहीं हम कुछ इस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज को हम लोग परफॉर्म करें, बेबी को हम लोग बेबी चाहिए, बेबी का प्लानिंग करें वो, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है वो अगर तैयार नहीं है, अगर उसके अंदर वो एक्साइटमेंट अगर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिवली डिजीज है, डिफेक्ट है उसके अंदर। हमारे समाज में बच्चों देखने को मिलता है, अक्सर आप लोग देखते हो बहुत सारे कपल की शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह के बाद लोग 2 साल 3 साल 4 साल हो जाता है, इसके बाद बेबी नहीं हो पाता है, आसपास के लोग कमेंट भी करते हैं, लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो ये सब जो एक्चुअल में कहीं ना कुछ तो कमियां होती ही है, तो कौन कौन सा कमियां है खैर आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप बच्चों आप लोग इतना जानो कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और नॉर्मल हेल्थ में बच्चों पहली बात तो दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल हेल्थ में फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ठीक है तो आप हेल्दी हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक और बात, अगर कोई इंसान देखने में बाहर से अगर बिल्कुल फिजिकली फिट ठीक ठाक लग रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड वगैरह भी है, देखने में भी सही लग रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी होगा। और एक इंसान बच्चों जो दुबला पतला देखने में लग रहा है, तो ये भी मत समझिए कि वो रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव होगा। भले बाहर से देखने में बच्चों ऐसा फिट नहीं होगा वो, लेकिन हो सकता है रिप्रोडक्टिवली उसका सही हो। तो ये सब बच्चों है इसके अंदर। तो चलिए अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस कीजिए। क्या क्या बात करेंगे हम लोग, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बता दूं आपको। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या चीज के बारे में, देखिए एक हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एसटीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी को अलग अलग बच्चों इसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, आरटीडी रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। फिर कहीं आप लोग देखेंगे पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है, जिसके अंदर बहुत तरह की बीमारियां आती है। एसटीडी के बाद बच्चों हम लोग एक सेक्शन हम लोग बात करेंगे और वह है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एक्चुअल में वही जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वो कौन कौन सा मेथड्स है, जो कि आपकी किताबों में बच्चों दिया हुआ है सेक्शन में ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है और वह होगा जो मैं किताब में देखा हूँ 10th क्लास में, वह है बच्चों एमटीपी, या इसी को हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एबॉर्शन। अब आइए एसटीडी जो है, जिसका बच्चों फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या है बच्चों इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैं यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, एसटीडी के बदले में अगर और भी कुछ टर्म्स इस्तेमाल कर रहा है, मान लीजिए एसटीडी की जगह सपोज करो कि अगर जैसे मान लो या एसटीडी को हम लोग
टी आई भी बोलते हैं, आर टी आई भी बोलते हैं, आर टी डी भी बोलते हैं, पी आई डी भी कहा जाता है, वी डी भी कहा जाता है। सब एक ही चीज है बच्चों। एसटीआई का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आरटीआई मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीडी रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डीडी विनरल डिजीज, सब बच्चों एक है। ठीक है, अब देखिए एसटीडी के अंदर बच्चों आता क्या क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। तो देखिए सबके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं नाम लिख दूं, जैसे में इस एसटीडी के अंदर आप लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले एक तो बड़ी खतरनाक बीमारी आप लोग जो सुनते होंगे एड्स हो गया। इसके बाद बच्चों एक होता है गोनोरिया, शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, गोनोरिया हो गया। इसके बाद बच्चों सिफिलिस हो गया, जेनाइटल हर्प्स या डायरेक्ट हम लोग हर्प्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद जेनाइटल वर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, ये सब बच्चों किताब में आपके 10th क्लास किताब में लिखा हुआ है सब डिजीज का नाम। तो एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्प्स हो गया, जेनाइटल वर्ट्स हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, और इसके बाद हेपेटाइटिस बी भी एक आता है। बस एटीसी कीजिए। तो ये सब क्या है बच्चों, एसटीडी है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बहुत डीपली आप लोगों को नहीं जानना है, लेकिन जितना जानना है आप लोगों को वो जरूर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। इसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर बच्चों आता है, एक आता है यहाँ पे बैरियर मेथड, या उसी को मैकेनिकल मेथड हम लोग बोलते हैं, बैरियर मेथड। इसके बाद बच्चों एक आता है यहाँ पे केमिकल मेथड। इसके बाद यहाँ पे आता है बच्चों आईयूडी, क्या आता है, बैरियर हो गया बच्चों, केमिकल हो गया, एक और यहाँ पे देख लीजिए एक आता है नेचुरल मेथड, एक आता है बच्चों आईयूडी, इसको इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस हम लोग बोलते हैं, और एक और बच्चों कोई छूट रहा है, बैरियर मेथड्स हो गया, केमिकल मेथड्स हो गया, नेचुरल मेथड हो गया, आईयूडी हो गया, और एक छूट रहा है बच्चों सर्जिकल मेथड। एक आता है सर्जिकल मेथड जिसको हम लोग नसबंदी के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एबॉर्शन तक है अलग टॉपिक है, उसको हम लोग बात करेंगे बाद में एबॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में आइए, एसटीडी। सुनने में ऐसा लगता है, नाम क्या है बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सर वह बीमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के दौरान एक से दूसरे इंसान में चला जाए। ठीक है, आप लोग बच्चों जो सोच रहे हो वो भी सही है कि द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटीज। अगर कोई भी मेल और फीमेल है बच्चों, अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, फिजिकल रिलेशन अगर बना रहा है, उसका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, वेजाइना है या पेनिस है, उसके माध्यम से बच्चों एक से दूसरे इंसान में, मर्द से औरत में चला गया, औरत से मर्द में चला गया, बहुत सारे वायरस जा सकता है, बैक्टीरिया जा सकता है, फंगस जा सकता है बच्चों। ठीक है, प्रोटोजोआ जा सकता है, कवक कवक वगैरह, फंगस, सारी चीजें। तो एक से दूसरे इंसान में ठीक है ट्रांसमिट हो गया बच्चों, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी तरह के डिजीज जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से ही बीमारी फैला, एक से दूसरे में फैले नहीं। इस गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे कि नाम है इसका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से होगा। बच्चों ये कोई जरूरी नहीं। जैसे में एड्स का तो नाम सुने होंगे आप लोग बच्चों, पता है ब्लड के माध्यम से भी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स एक से दूसरे इंसान में फैल सकता है। जो सिरिंज रेजर का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बच्चों, अगर उसको इंजेक्शन दिया गया, उसी निडल से, उसी सिरिंज का इस्तेमाल किसी हेल्दी पर्सन को अगर इंजेक्शन दे दिया गया, तो भी बच्चों पॉसिबल है उसके अंदर एड्स चला जाए। अगर कोई एड्स का पेशेंट है, उसका दाढ़ी वगैरह बनाने में अगर ब्लेड का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा फुंसी वगैरह भी है, कट गया,
उस ब्लेड में थोड़ा सा भी अगर टच हो गया बच्चों उसके बॉडी का फ्लूइड, उसके माध्यम से भी दूसरे इंसान ने बच्चों को फैल सकता है वो। अगर कोई माँ प्रेगनेंसी कैरी की है, अगर वो पॉजिटिव है, HIV अगर पॉजिटिव है, वायरस का बच्चों नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स तो ये बीमारी का नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो उस माँ के बॉडी से प्लासेंटा के माध्यम से बच्चों वायरस इंटर कर सकता है बच्चा के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों ये मत समझेंगे आप लोग कि सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने से होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि STD से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कॉन्डम का इस्तेमाल, जो किताबों में मैं देखा आप लोगों का कि किताब में दिया हुआ है एक जगह, कॉन्डम के इस्तेमाल से हम लोग यौन संचालित जो रोग होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। यस, इट इज ट्रू। जो कॉन्डम होता है बच्चों दोनों काम करता है। बर्थ को कंट्रोल करने का भी तरीका होता है, उसमें बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर। जैसे मैं चलिए मैं एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, बैरियर मेथड में बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉन्डम के बारे में। इसके बाद एक वॉल्ट होता है, एक डाइफ्राम, छोड़ दीजिए बस दो ही रखिए आप लोग। केमिकल मेथड में बच्चों हम लोग बात करेंगे टैबलेट्स के बारे में। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन का टैबलेट आता है बच्चों मार्केट में, सहेली नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, एक बच्चों एक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सहेली। और भी है अनवांटेड 72 है, एम्प्टी पिल्स, सब आता है मार्केट में। नेचुरल मेथड में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। IUD में बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कॉपर टी का नाम आप लोग सुने होंगे। और भी आता है CU7 भी आता है, मल्टीलोड 375 भी आता है, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और आप लोगों को बस कॉपर टी और लूप, बस दो ही चीज के बारे में पढ़ना है। सर्जिकल मेथड में दो चीज आप लोगों को आता है, एक आता है वैसेक्टोमी और एक आता है बच्चों ट्यूबेक्टोमी। ये नसबंदी इसको हिंदी में बोलते हैं, नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल दोनों में होता है। तो खैर इसके बारे में बताऊंगा। तो कॉन्डम के इस्तेमाल से बच्चों क्या होता है कि इस बीमारी से बचा जा सकता है, वो STD से बचा जा सकता है। हाँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों, कि अक्सर क्या होता है, जो इतने सारे जो बीमारी है, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, जेनाइटल वर्ट्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है बच्चों, एक से दूसरे में जो ट्रांसमिशन तो होता है, ये तो आप लोग समझ गए कैसे होता है। ब्लड के माध्यम से भी हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के माध्यम से बच्चों हो सकता है। लेकिन सवाल यह है यहाँ पे मैं बता दूं कि व्हाट इज द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का शुरुआती बच्चों सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण कैसे पता चलेगा कि उसको STD है। तो ये टॉपिक हम जानते हैं कि ये सुनने के बाद आप लोग काफी अंदर से एक्साइटेड हो गए होंगे कि सर जल्दी से बताइए। तो चलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बता ही देता हूँ इसको। हम लोग यहाँ पे एक चीज लिखेंगे कि इनिशियल सिम्टम्स ऑफ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जो शुरुआती का जो सिम्टम्स होता है ना बच्चों, याद रखिएगा, चार चीज दिमाग में रखिएगा, चार बातें दिमाग में रखना है। कौन कौन सा? सोच रहा है सब कि सर जल्दी लिखिए ना, हम लोगों को जानना है। तो चलो जान लो। एक तो बच्चों होगा इचिंग इन जेनाइटल रीजन, दूसरा स्लाइटली पेन, हल्का दर्द इन जेनाइटल रीजन। ये आप लोग किताब में नहीं है, मैं एडिशनल बता रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं, 10th क्लास की किताब में ये नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ जानना है, क्योंकि इतना टॉपिक जब डीपली सब कुछ जानना है तो इसको भी थोड़ा सा चार वो पॉइंट याद कर लीजिए। तीसरा में है बच्चों इचिंग इन जेनिटल रीजन हो गया, स्लाइटली पेन हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्रॉम जेनाइटल एरिया या रीजन, कुछ भी लिखिए ना। और चौथा सूजन, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन। चार बातें, लेकिन टेंशन भी नहीं लेना है। ये चार चीजें अगर बच्चों आपके बॉडी के अंदर अगर ऐसा दिख रहा है तो पॉसिबल हो सकता है कि आपको STD हो।
पहला क्या है, इचिंग इन जेनिटल रीजन, जहां पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है बच्चों, मेल का जो पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, पेनिस में भी बच्चों ग्लांस पेनिस, जहां से पेशाब बाहर निकलता है, वहीं से बच्चों सीमेन वगैरह भी निकलता है, ग्लांस पेनिस को बोलते हैं, जो कि फॉर स्किन से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, एक तो इचिंग, इचिंग का मतलब होता है खुजली होना, तो वहां पे इचिंग होना, दूसरा स्लाइटली पेन इन जेनिटल रीजन, जेनिटल रीजन में बच्चों क्या होगा, हल्का दर्द हो रहा, हल्का दर्द अगर हो रहा है। तीसरा फ्लूइड डिस्चार्ज, अगर पानी के जैसा कोई भी फ्लूइड अगर निकल रहा है उस रीजन से, वो हो सकता है। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन हो जाना। तो अगर ये चार चीज एक साथ आपके बॉडी के अंदर का हो रहा है, तो हो सकता है कि वो एसटीडी हो। लेकिन क्या एसटीडी, लगता है कि एसटीडी का वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ऐसा ही घूम रहा है क्या कहीं हवा में, ऐसा ही हो जाएगा? हमारे समाज में बच्चों आप लोग देखते होंगे, बहुत ऐसे बच्चों को देखते होता है कि फ्लूइड डिस्चार्ज बच्चों होते रहता है। एक बात बताइए, लड़कियों के अंदर जब, खासकर गर्ल्स के लिए स्पेशली है, गर्ल्स में अगर मेंस्ट्रुएशन होता है बच्चों, तो एमसी के दौरान क्या होता है कि एमसी से पहले और एमसी के बाद बच्चों क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होते रहता है। तो इसका मतलब क्या हम लोग एसटीडी समझ लेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पसीना होने की वजह से, डैम्पिंग की वजह से, डैम्पिंग प्लेसेस, वहां पे क्या होता है कि फंगस ग्रो कर जाता है, तो हमारे जेनिटल रीजन में बच्चों क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी गर्मी के मौसम में बच्चों क्या होता है कि जेनिटल रीजन में हम लोग का इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है। इसका मतलब क्या हम लोग उसको एसटीडी समझ लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों जेनिटल रीजन में पसीना होने की वजह से अगर फंगस ग्रो कर भी गया, अगर ज्यादा जरूरत से ज्यादा इचिंग कर लीजिएगा तो भी बच्चों फ्लूइड निकलने लगेगा। बहुत ज्यादा बच्चों इंटेंस इचिंग कर दीजिएगा तो स्वेलिंग, सूजन भी हो सकता है। तो क्या उसको हम लोग एसटीडी समझ लेंगे? तो बिल्कुल नहीं। ये चार सिम्टम्स एक साथ अगर बॉडी के अंदर अगर दिखाई दे तो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता, अगर आपको एसटीडी है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इससे पहले हम कोई ऐसा गलती तो नहीं किए थे जिसकी वजह से एसटीडी होने का चांसेस है मेरे बॉडी में। तो इसीलिए बच्चों सब तरह का इचिंग एसटीडी नहीं होता है, सब तरह का स्वेलिंग इचिंग नहीं होता है, सब तरह का स्लाइटली हल्का का दर्द हो रहा है जेनिटल रीजन में, दैट इज नॉट द एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर वहां पे सूजन भी हो गया बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा खुजली करने की वजह से या बहुत ज्यादा बैक्टीरियल या वायरल अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया उस रीजन के अंदर, तो भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो एसटीडी इतना आसान नहीं होता है होना। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा बच्चों कि वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। और वो कौन कौन सा है, नाम याद रख लीजिएगा। तो चलिए, ये 4 पॉइंट्स पे आप लोगों को फोकस करना है। सेकंड थिंग्स, आप लोगों को ये बीमारी का नाम याद रखना है। कभी कभी पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसटीडी, बीमारी का नाम दे देगा ABCD 4 ऑप्शन में, कौन सा इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होगा। एक्चुअल में ये टॉपिक इतना है कि 1-1.5 घंटा लेक्चर दे सकते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आप लोगों का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, 10th के अकॉर्डिंग इतना बच्चों काफी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, सेकेंड है बच्चों आप लोगों का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या है भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? पता है ना, 1947 के बाद, 1947 के बाद अपना देश में इतना खुल के हम लोग आजाद हो गए कि हम लोग का पॉपुलेशन बड़ा तेजी से बच्चों इंक्रीज किया। और आपको पता है कि एक एक क्या है, 140 करोड़ कितना ज्यादा हम लोग हो गए हैं। सिर्फ इंडिया के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में इतना तेजी से बच्चों पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगा कि लोगों को टेंशन इस बात से बढ़ गया कि जाहिर सी बात है बच्चों, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तब तो उसकी जो नीड्स है, जो उसकी जिंदगी में जो जरूरतें हैं, जिसमें मान लीजिए खाने पीने की चीजें हो गया, रहने के लिए घर हो गया, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेजेस, फाइनेंशियली सब तरीके से जरूरतें को पूरा करना होगा ना। ठीक है, तब ये सब चीज में थोड़ा सा कठिनाई होने लगी। जो नेचुरल जो रिसोर्सेस था, कुदरत का दिया हुआ जो रिसोर्सेस था, अगर बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो बच्चों रिसोर्सेस कम हो जाएगा वो। तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोग प्लान किए, साइंटिस्ट लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बर्थ को कंट्रोल करना शुरू करें। तो बर्थ को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पहले के जमाना में एक एक आदमी को 10-10, 15-15, 20-20 बाल बच्चे होते थे। आज के डेट में ना बच्चों हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए, अवेयर हो गए हैं, तो किसी के 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसा होता है। एक पता है बच्चों, एक स्लोगन भी है, हम दो हमारे दो। ठीक है, हम दो हमारे दो मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया, उसके 2 ही बच्चे। ठीक है, एक हेल्दी फैमिली रहने के लिए एक स्लोगन भी बनाया गया है। तो बच्चों बर्थ को कंट्रोल करने का कि ऐसा क्या करें कि लोग फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है बच्चों, फिजिकल रिलेशन तो बनाए, ये कॉमन चीज है वो। लेकिन फिजिकल रिलेशन भी बनाए और इसके बावजूद वो प्रेगनेंसी को भी कैरी ना करे, उसको बेबी भी ना हो। तो बच्चों इस कंडीशंस में बच्चों ये अलग अलग तरह का मेथड्स है, अलग अलग तरह का तरीका है वो। बैरियर मेथड है बच्चों, बैरियर का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो सिंपल बच्चों क्या होता है
कि एक रबर का बना हुआ एक पतला सा लंबा सा इलास्टिक हम लोग कह सकते हैं, रबर का बना हुआ बच्चों एक डिवाइस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डम। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, मेल कॉन्डम भी आता है, फीमेल भी कॉन्डम आता है, उसको निरोध के नाम से भी हम लोग जानते हैं मार्केट में। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप सर कॉन्डम के बारे में बता रहे हैं, बट इस अपने मेंटलिटी अपनी सोच को आप लोग बदलिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आप लोग बात करें तो एकदम खुल के बात कीजिए अपने दोस्तों से, अपने टीचर से। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो बच्चों, तो खैर इसमें तो आप वीडियो में आप लोग कमेंट करके मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन जिस स्कूल में आप लोग हैं अपने स्कूल के टीचर से बिल्कुल डिस्कस कीजिए इस टॉपिक पे। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपने फैमिली मेंबर से, अपने माँ से, अपने बड़ी बहन से, ठीक है, अपने जो भी है चाची है, जो कुछ आपके फैमिली मेंबर में जो आपके क्लोज है, उससे आप शेयर कीजिए कि हाँ मुझे ये परेशानी है, ये चीज, ये दिक्कत है। खुल के बात कीजिए। पता नहीं लोग क्यों अजीब तरह के लोग समझते हैं, इसके बारे में लोग शर्माते हैं, लोग थोड़ा सा होता है ना वो अच्छा नहीं समझते हैं बात करना, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अरे जिस तरह आपके बॉडी के हाथ, नाक, मुंह, कान, नाक, हार्ट, लंग्स सब सारे बॉडी के पार्ट्स है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी तो आपके बॉडी के पार्ट्स है, तो उसके बारे में की बात करने से क्यों शर्माना, ठीक है। तो कॉन्डम हो गया बच्चों। दूसरा हम लोग वॉल्ट, ये भी बच्चों एक तरह का डिवाइस होता है जो कि फीमेल के बॉडी में, फीमेल के वेजाइनल ट्रैक के अंदर बच्चों इसको लगाया था। एक और भी सर्विकल कैप भी आता है जो कि 12 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। इसका डायफ्राम भी आता है जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये दो चीज हो गया बैरियर मेथड में। केमिकल मेथड में बच्चों क्या होता है, देखिए केमिकल्स का बना हुआ एस्ट्रोजेनिक हार्मोन आप लोगों ने सुना होगा, फीमेल का होता है। एक होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन का बच्चों हम लोग दवा बनाते हैं केमिकली, और वो फीमेल्स को बच्चों दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चों प्रेगनेंसी को वो कैरी नहीं कर पाती। तो ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, बर्थ को कंट्रोल करने का बच्चों ये भी एक तरीका है। तो क्या इसमें याद रखिएगा लोग, सहेली सबसे पहले बच्चों CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सबसे पहले सहेली टैबलेट बच्चों बनाया गया था इंडिया में, अपना देश बनाया था। तो केमिकल मेथड्स बच्चों और भी आता है जो मैं नहीं बता रहा हूं। इसके बाद क्योंकि 12 क्लास में बच्चों पढ़ना है, आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, कॉपर टी का नाम सुने होंगे, लूप्स का नाम सुने होंगे बच्चों। ये दोनों डिवाइस होता है जो फीमेल के बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। कॉपर टी वर्ड्स लूप्स लगा दीजिए, तो लगाने के बाद बच्चों क्या होगा, वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं करेगी, वो प्रेगनेंसी को रोकेगा, वो चेक करेगा। इसके बाद आईयूडी के बाद आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड बच्चों क्या है, सर्जिकल मतलब उसको नसबंदी करना हिंदी में बोलते हैं। मेल का जो वास डिफरेंस होता है ना बच्चों, जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आता है, फिर यूरेथ्रा से कनेक्ट करके स्पर्म को बाहर निकलवाता है, तो वास डिफरेंस को कट करके हम लोग टाई कर देते हैं, बांध देते हैं उसको, उसी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। और बच्चों फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब होता है ना, जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं, ओविडक्ट को हम लोग कट कर देते हैं। एक बात बताइए, थोड़ा सा इस फिगर में थोड़ा देखिए, तो ये जो मैं बताया था आप लोगों का फिगर, दिस वन कहाँ चला गया, यस दिस वन। एक बात बताइए, अगर यहाँ से अगर हम लोग कट कर दे, यहाँ पे कट कर दे इस तरीके से यहाँ पे, तो कट करने के बाद अगर इधर से स्पर्म चला भी गया तो इधर से ओवम जो आएगा, तो क्या दोनों का मिलन होगा, नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब को कट करके हम लोग टाई कर देते हैं बच्चों, तो स्पर्म और ओवम का, मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में नर मादा युग्मक नहीं मिल पाते हैं, जिससे बच्चों उससे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता। तो देखिए हस्बैंड वाइफ में कोई एक ही कराए, दोनों कराने की जरूरत नहीं, या तो वाइफ करा ले ट्यूबेक्टोमी करा ले, और नहीं तो हस्बैंड करा ले, वास डिफरेंस को कट करके टाई करा ले, दोनों में से कोई एक ही करना है वो, ठीक है। आजकल तो बच्चों सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले मेरे गांव की तरफ जो हुआ था, सरकार की तरफ से रेडियो गिफ्ट किया जाता था और 1500 रुपया दिया जाता था जो लोग नसबंदी कराते थे, ठीक है। तो चलिए ये सारा चीजें बच्चों था आप लोगों का। एक छोटा सा टॉपिक है, बस उसको भी समझ ही लीजिए। MTP क्या है बच्चों, मेडिकल टर्म MTP। अब ये क्या है बच्चों, MTP छोटा सा सेक्शन है, हमको लगता है 5-6 लाइन में आप लोगों की किताब में बस दिया हुआ है। उसको बोलते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको एबॉर्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बच्चों आप लोग के दिमाग में एक वर्ड आएगा, मिसकैरेज और एबॉर्शन, थोड़ा डिफरेंस समझिए। मिसकैरेज का मतलब होता है कोई प्रेगनेंसी में कोई औरत है और नेचुरली किसी ना किसी कारणवश से अगर बच्चा वो डेथ कर गया, और बच्चा डेथ कर मरने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है उसको, तो बच्चों वो मिसकैरेज हो गया। एबॉर्शन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, आपके इच्छा के अकॉर्डिंग, आप नहीं चाहते हैं कि वो बच्चा पैदा हो, ठीक है, तो उसको टर्मिनेट, मेडिकली तरीके से बच्चों उसको टर्मिनेट किया जाता है वो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन, एबॉर्ट करा देना बच्चा को, ठीक है। हालांकि इसका बहुत मिसयूज होता है अपने देश में, खासकर अपने देश में, फीमेल फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या के फॉर्म में।
प्रेगनेंसी कैरी कर ली कोई औरत, 2-3 महीना का जब प्रेगनेंसी हो गया, इसके बाद लोग जांच कराते हैं कि लड़का है कि लड़की है। ये बड़ी शर्म की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लोग देखते हैं कि लड़का है कि लड़की, हाँ क्या है भाई, तो लड़की है तो ठीक है अबॉर्ट कर दीजिए, एमटीपी। क्या तो लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, दहेज लेना है, देना नहीं है। ठीक है, ये अपने देश में बहुत ज्यादा बच्चों पहले के जमाने में होता था। अब तो खैर लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए हैं, तो इसकी वजह से लड़का लड़की में भेदभाव थोड़ा सा कम हो गया है। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा था, आज भी है, हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। तो बच्चों एमटीपी क्या होता है, मेडिकली टर्मिनेट किया जाता है बच्चों प्रेगनेंसी को। ठीक है, इनिशियल 3 महीना तक, याद रखिएगा, 9 महीना में बच्चे बेबी होता है ना, तो शुरुआती का जो 3 महीना होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ये सेफ रहता है। देखो बच्चों 1972 की बात है, 1972 में सरकार ने बच्चों एक नियम लगाया कि एबॉर्शन, ठीक है एबॉर्शन वही लोग करा सकते हैं, लीगल तरीके से बच्चों को क्या का नियम लगाया कि वही लोग करा सकते हैं जो मान लीजिए प्रेगनेंसी में बच्चा को जान को खतरा है, या माँ को जान को खतरा है, या दोनों के जान को खतरा है, तो वो लोग एबॉर्शन करा सकते हैं। उसके लिए था, ऐसा नहीं कि इसका मिसयूज नहीं करना था एबॉर्शन का, एमटीपी का, लेकिन सबसे ज्यादा मिसयूज ही हुआ। अल्ट्रासाउंड लोग करा कर पता लगा लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट से पता लगा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है। इसके बाद मान लीजिए कोई अगर डायफ्राम कॉन्डम इस्तेमाल किया, कि हाँ ठीक है कॉन्डम किस लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि बेबी नहीं हो, प्रेगनेंसी को कैरी ना कराए। लेकिन मान लीजिए कॉन्डम में अगर लीक कर गया, कॉन्डम अगर फट गया थोड़ा सा, क्योंकि तो रबर का होता है, पता ही नहीं चलेगा, और उसके बावजूद भी अगर वो औरत अगर प्रेगनेंसी को कैरी कर ली, तो वो तो चाह तो नहीं रहा था कि मुझे मेरा बच्चा हो। तो ऐसे कंडीशन में एबॉर्शन कराना हो, ठीक है करा सकता है वो। तो बच्चों कुछ ना कुछ वजह से, अगर मान लीजिए नहीं चाह रहा है फिर भी अगर प्रेगनेंसी कैरी कर ली फीमेल, तो एबॉर्शन कराने का वो मतलब अलाउ था। ठीक है, लेकिन मिसयूज नहीं करना था कि सेक्स को डिटरमाइन करके कि लड़का है कि लड़की है, इसके बाद उसको खत्म कर देना, ये बच्चों कंप्लीटली ये गलत है बिल्कुल। इसीलिए लिखा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड या सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन हेयर। बहुत सारे अल्ट्रासाउंड का जो दुकान वगैरह हॉस्पिटल वगैरह होता है वहां पे लिखा रहता है। तो चलिए बच्चों, यही था आप लोगों का जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन तो मैं अपने से मैं बहुत अच्छा किया हूँ। ठीक है, इसके बावजूद भी किसी के मन में अगर कोई भी डाउट होगा, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू मे टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।